आज मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में एक गीत प्रस्तुत करती हूँ। ऐ मेरे वतन के लोगों, ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आज़ादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी। जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। मैं रिया गोयल, मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। चलो फिर से वो नज़ारा याद कर लें, शहीदों के दिल में थी जो ज्वाला वो याद कर लें, जिसमें बहकर आज़ादी पहुँची थी किनारे पर, बलिदानियों के खून की वो धारा याद कर लें। आज वो दिन है जब हमने न सिर्फ आज़ादी का जश्न मनाते हैं, बल्कि उस सफ़र को भी याद करते हैं जो हमें 1947 तक लाया। उस दिन भारत ने लगभग 200 साल की गुलामी के बाद अपनी सांसों में आज़ादी की खुशबू महसूस की। अंग्रेज़ों की गुलामी ने भारतीयों को ऐसे राह पर खड़ा कर दिया जहां उन्हें गरीबी और भुखमरी जैसे संघर्षों का सामना किया। भारतीय संस्कृति और धर्म में हस्तक्षेप करने की कोशिश ने अंग्रेज़ों ने धार्मिक तनाव और संघर्ष को जन्म दिया। अंग्रेज़ों ने भारतीय विद्रोहों और आंदोलनों को दबाने के लिए फूट डालो और राज करो नीति को भी जन्म दिया। 1857 का विद्रोह और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुए। अंग्रेज़ों की नीतियों के कारण अनेक लोग शहीद हुए। स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा कई नारे दिए गए, जैसे इनकलाब जिंदाबाद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, करो या मरो, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, दिल्ली चलो, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन ने भारत को एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। स्वतंत्रता दिलाने के लिए बहुत से वीरों ने अपनी जान की बाजी लगाई। 23 मार्च 1931 को अपनी भारत माँ के लिए भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे वीरों ने अपनी जानें दी। इन नौजवानों के साथ साथ कई अनजाने लोगों ने इस आज़ादी को दिलाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की, लेकिन इन अनजाने लोगों की मेहनत, कुर्बानी और सपनों को कोई नहीं पहचान पाया। हम जानते हैं महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे महान लोगों ने यह स्वतंत्रता दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई, लेकिन एक सच यह भी है कि आज़ादी सिर्फ इन लोगों की वजह से नहीं, कुछ ऐसे अनजाने लोगों की वजह से भी आई है जिनके मेहनत, कुर्बानी और सपनों को आज तक अनदेखा किया गया है। जैसे कनकलता बरुआ, असम की 17 वर्षीय युवती जिसने तिरंगे को झुकने नहीं दिया और गोलियों के बीच शहीद हुई, या मटगिनी हाजरा 73 वर्ष की उम्र में तिरंगे थामे वंदे मातरम कहते हुए अपनी जान दे दी, और अल्लूरी सीताराम राजू जिन्होंने दक्षिण भारत के आदिवासी इलाकों में रहकर अंग्रेज़ों से गुरिल्ला युद्ध लड़ा। इनके नाम हमें किताबों में कम मिलते हैं, लेकिन इनकी कुर्बानियों के बिना यह आज़ादी अधूरी होती है। आज हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस आज़ादी को सिर्फ कागज़ों में नहीं बल्कि अपने कर्मों में जिएं। हम शिक्षा को आगे बढ़ाएं, महिलाओं का सम्मान करें और गरीबों की मदद करें। आज यह हमारा परम कर्तव्य है। लड़े जंगवीरों की तरह जब खौफ फैलाद हुआ, मरते दम तक डटे रहे वो, तभी तो देश आज़ाद हुआ। देशभक्ति से ही देश की शान है, देशभक्तों से ही देश का मान है। हम उस देश के फूल हैं यारो जिस देश का नाम हिंदुस्तान है। जय हिंद। थैंक यू। मैं आप सभी को इस अवसर पर एक देशभक्ति गीत प्रस्तुत करना चाहती हूँ। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सो दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। ऐ मेरी ज़मीं महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू।
आबाद रहे वो गाँव मेरा जहाँ लौट के वापस जा ना सका। ओ वतनावे मेरे वतनावे तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी अस्मत पे मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ हीर मेरी तू हंसती रहे तेरी आँख घड़ी भर नम ना हो, मैं मरता था जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फ़िक्र तुझे क्यों आँख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चाँद हूँ मैं और चाँद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। मैं जिया सिंह घरवा स्वतंत्र दिवस के अवसर पर आप सबके समक्ष सुभाष चंद्र बोस के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। तो ऐसा क्या है जो बोस को युवाओं का आदर्श बनाता है? ऐसा क्या है जो एक साधारण सा युवा सुभाष भारत का महान प्रेरणा स्रोत बन जाता है? और वो है उनका प्रेरणा से भरा जीवन। 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक जिले में श्री जानकीनाथ जी के घर एक पुत्र का जन्म होता है। जानकीनाथ जो कि एक जाने माने वकील थे, वह प्रभावती देवी धर्मपरायण महिला थी। बचपन से सुभाष देशभक्त थे, पढ़ाई में अव्वल थे। कटक में रेवनशा कार्यजिस्ट स्कूल में दाखिला लिया। मात्र 15 वर्ष की आयु में उन्होंने विवेकानंद साहित्य का पूर्ण अध्ययन कर लिया था। कलकत्ता विश्वविद्यालय में उन्हें दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। पिता की इच्छा थी कि वे ICS करें, इंडियन सिविल सर्विस, इसलिए वे इंग्लैंड चले गए। 1920 में ICS की परीक्षा में चौथा स्थान प्राप्त किया, परंतु नौकरी छोड़कर उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन स्वतंत्रता संग्राम को समर्पित कर दिया। गांधी जी व सुभाष चंद्र बोस की पहली मुलाकात 20 जुलाई 1921 को हुई। उस वक्त महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन चला रखा था। महात्मा गांधी के आंदोलन में उनकी निष्ठा नहीं थी, फिर भी उन्होंने उसमें सहयोग किया तथा जेल चले गए। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति उनका मानना था, स्वतंत्रता कोई दी जाने वाली वस्तु नहीं है, इसे हासिल करना पड़ता है। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया, तब कलकत्ता में बोस ने आंदोलन का नेतृत्व किया। सन 1925 में अंग्रेजी सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। वह सन 1930 में वे जेल में रहते हुए भी कलकत्ता के महापौर चुने गए, इसलिए सरकार उन्हें रिहा करने पर मजबूर हो गई। 1932 में उन्होंने कारावास में डाल दिया गया। बीमारी के कारण सरकार ने इलाज हेतु उन्हें यूरोप जाने की अनुमति दे दी थी। भारत लौटने पर सन 1938 में उन्होंने हरिपुर कांग्रेस का सभापति निर्वाचित किया गया। सन 1939 में उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सीतारमैया को पराजित कर दिया। 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक नामक दल का गठन किया। शीघ्र ही नवयुवक उसमें शामिल हो गए। आंदोलन के फलस्वरूप उन्हें व उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, अतः सरकार नहीं चाहती थी कि युद्ध के दौरान सुभाष चंद्र बोस मुक्त रहे, अतः नज़रबंदी कर ली गई। 1941 में पुलिस को चकमा देकर जर्मनी पहुंच गए। 1941 में जापान ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध की कमान संभाल ली। आज़ाद हिंद फौज के सिपाही उन्हें नेताजी कहकर पुकारते थे। जय हिंद, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, अतः उन्हीं के नारे थे। 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से सिंगापुर में भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की। इस सरकार को 9 देशों ने मान्यता दी। आज़ाद हिंद फौज का कार्यालय सिंगापुर व रंगून में बनाया गया। 18 अगस्त 1945 को हवाई जहाज दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। है समय बड़ा तूफान प्रबल, पर्वत झुक जाया करते हैं, अक्सर दुनिया में लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं इतिहास बनाया करते हैं। यह उसी वीर इतिहास पुरुष की अनुपम अमर कहानी है जो रक्त कणों से लिखी गई। उसकी जय हिंद निशानी है, उसकी जय हिंद निशानी। धन्यवाद।
परम सम्माननीय अध्यापकगण व मेरे प्यारे सहपाठियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं आज 15 अगस्त जो कि स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैं इस शुभ अवसर पर वैष्णवी शर्मा देश प्रेम और राष्ट्र निर्माण के उपलक्ष्य पर अपने कुछ विचार आप सभी के साथ साझा करना चाहती हूँ। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इस मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। जो ये दीवार का छोर है साहब, चाइना, अमेरिका और पाकिस्तान है साजिशों का घेरा, जिसे हम अपने घर का रोशनदान कहते हैं, अपने घर का रोशनदान कहते हैं। आज़ादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूँ तो आज़ादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जो वर्षाल बनकर 1947 में हमारे देश को आज़ाद करा गई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूँगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंग दे बसंती चोला के एक नारे पर टोले के टोले उमड़ाते थे। उनके वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि ये उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरतें, जब घर के हालात ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा एक विस्फोट हुआ पता ही चला नहीं कि पूरे जिस्म की गई बोटियां चली गई। और आपके लिए तो सिर्फ एक आदमी मरा है साहब, मेरे घर की तो रोटियां चली गई, मेरे घर की तो रोटियां चली गई। ये वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मन की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज देती थी और उसे पत्थर पर लिखकर यह भेजा करती थी कि अम्मा ने पत्थर लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्रे मेरे न घबरा जाना, 1 इंच भी पीछे न हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को कहता था, मर जाने को कहता था, मिट जाने को कहता था, फांसी चढ़ जाने को कहता था। किंतु आज देश लड़ जाने को नहीं कहता, मर जाने को नहीं कहता, मिट जाने को नहीं कहता, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों में यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और पूरी लगन से करे ना, तो वही सबसे बड़ा देशभक्त है। मैं नहीं मानती कि फेसबुक और व्हाट्सएप की डीपी को 3 रंगों में रंगना ही देशभक्ति है। और यदि आप कहेंगे कि साल में 2 बार हाथ में तिरंगा ले लेना देशभक्ति है, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ में रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक की छांव में जब नंगे पांव तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या आप इसे उसकी देशभक्ति कहेंगे? ये उसकी देशभक्ति नहीं, उसके पेट के भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। क्योंकि न मस्जिद को जानते हैं, न सिवालों को जानते हैं, न मस्जिद को जानते हैं, न सिवालों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश के लिए समर्पण का भाव है देशभक्ति। और हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही ये समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पर, वरना ये कब्र भी तेरी है और कब्रिस्तान भी तेरा है, ये कब्रिस्तान भी तेरा है। परंतु एक देशद्रोही से ज़्यादा एक देशभक्ति तब आहत होती है जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्ध आश्रम की चौखट पर छोड़ आता है। करा उठती है वो देशभक्ति जब मुसीबत में फंसे लोगों की जान बचाने से ज़्यादा हम सेल्फी लेकर अपने लाइक बढ़ाने में लगे रहते हैं। आज के इस दौर में वो युवा जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी अपने देश की, अपने समाज की, अपने राष्ट्र की आशाओं को बांधे रखने की, वही युवा 4x4 इंच की छोटी सी स्क्रीन पर अपनी कोमल उंगलियों के घर्षण मात्र से अपनी भावनाओं की इमोजी भेज रहा है। 4 बोतल वोडका काम मेरा रोज का ने देश का भविष्य तबाह कर रखा है। और हम ना एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ लड़कों से बातें करता देख जो भाई हमें हड़काते हैं, वही भाई अपनी गर्लफ्रेंड के किस्से घर में हंस हंस कर सुनाते हैं। और मैं बता दूं, महिला सुरक्षा के मामले में हम आज भी 4थे नंबर पर आते हैं। और हम ना एक ऐसे समाज में रहते हैं जब पत्थर की मूरत को लगते हैं 56 भोग और भूखे नंगे तड़फते सो जाते हैं लोग, भूखे नंगे तड़फते सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। और अगर दान देने के इच्छुक हैं तो जीते जी रक्त दान दीजिए और मरने के बाद अंग दान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही सच्ची देशभक्ति है और यही सच्चा राष्ट्र प्रेम है।
न सरकार मेरी है, न रब मेरा है और ना ही ये बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे कि मैं भारत की हूँ और ये भारत मेरा है और ये भारत मेरा है। परंतु एक वैचारिक बीमारी हमारे समाज में मुझे नजर आती है। कहा जाता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, जहाँ हिंदू पैदा होते हैं, मुसलमान पैदा होते हैं, सिख और ईसाई भी पैदा होते हैं, परंतु बदकिस्मती इंसान पैदा नहीं होते। और मेरे विचारों में ना हिंदू की ज़रूरत है, ना मुसलमान की ज़रूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए केवल एक अच्छे इंसान की ज़रूरत है, केवल एक अच्छे इंसान की ज़रूरत है। जरा सोच कर देखिए, ये पेड़ पौधे और शाखाएं भी परेशान हो जाएं अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएं, अगर दरिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएं। और एक शैक्षिक बीमारी भी मुझे हमारे समाज में नज़र आती है और बड़े आश्चर्य की बात है, जिस देश ने पूरे देश को तक्षशिला और नालंदा दे करके विश्वविद्यालय शिक्षा की बुनियाद रखी, आज विश्व के 100 विश्वविद्यालयों में हमारा एक भी विश्वविद्यालय खड़ा नहीं पाता। और मैं बता दूं, इस शैक्षणिक बीमारी का केवल एक ही कारण है, वो ये है हमारे देश की शिक्षा नीति, जो केवल 2 तरह के लोगों के लिए बनी है। पहले वो जो विद्वान हैं और दूसरे वो जो धनवान हैं। इसी तरह की अनेक बीमारियां हैं और इन बीमारियों की जड़ है वो है हमारा अंधविश्वास। और मेरे विचारों में जब तक इस देश का युवा अपनी सफलता के लिए मंदिरों में जाकर मंदिरों में नारियल फोड़ कर भगवान को रिश्वत लगाता रहेगा, हमारे समाज का शिक्षित वर्ग बिल्ली के रास्ता काटने पर खड़ा हो जाएगा, अपने धर्म अपनी जाति को ऊंचा मानकर दूसरे के धर्म की अवहेलना करता रहेगा, तब तक ना तो इस देश का अंधविश्वास खत्म होगा और ना इस देश का राष्ट्र निर्माण संभव होगा। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति को दुनिया ने शीश नवाया है, तो हमने क्यों आस्था के नाम पर अंधविश्वास फैलाया है। मेरे विचारों में हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब इस देश में महिलाओं की पूजा नहीं, उनकी इज्जत की जाएगी। राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हम जाति की नहीं, समाजी शक्तिकरण पर बात करेंगे। राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब स्वस्थ अभियान में केवल सरकार नहीं, सड़क पर चलने वाला हर एक नागरिक हाथ बटाएगा, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत को दिल से अपनाएगा। असल मायने में हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब एक गरीब बच्चा मध्याह्न भोजन के लिए नहीं बल्कि ज्ञान अर्जन के लिए सरकारी स्कूल की चौखट पर कदम रखेगा। और हमारा राष्ट्र निर्माण तब तक संभव नहीं होगा जब तक एक नागरिक नैतिक रूप से स्थिर, चारित्रिक रूप से भ्रष्ट, मानसिक रूप से दिवालिया, धार्मिक रूप से अंधा, राजनीतिक रूप से गंदा, स्वैच्छिक मान मूल्यों के आंकड़ों में छिन्न छिन्न पैपंदमय खंड भारत को खंड खंड करता रहेगा, तब तक हमारा राष्ट्र निर्माण संभव नहीं होगा। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होगी, क्योंकि ठोकर हमें पहाड़ों से नहीं पत्थरों से लगा करती हैं। और मैं सैल्यूट करना चाहूँगी सरहद पर दिन रात हमारी रक्षा के लिए खड़े उस जवान को, इस देश की पुलिस प्रशासन और किसान को और इस देश के हर उस व्यक्ति को जो अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और पूरी लगन से करते हैं, जिनके बिना राष्ट्र निर्माण की कल्पना करना भी असंभव सा लगता है। और आज इस मंच पर पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं भारत की बेटी ये कहती हूँ कि हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हम सभी, मैं, आप, मैं और हम सब मिलकर प्रयास करेंगे, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है हमारे देश को आगे ले जाने की, अपने राष्ट्र को आगे ले जाने की, अपने वतन को आगे ले जाने की। तो अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगी कि हमारा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। होगा सबके दिलों में हौसला बुलंद तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। पाकिस्तान ही क्या सारा जहान जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलिस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलिस्तान हमारा। जय हिंद, जय भारत। मैं रूपांशी आज आपको स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पे एक छोटी सी कविता सुनाना चाहती हूँ। उसने अपने आदर्शों को नीलाम कर दिया, सत्ता के लिए पूरे देश को गुलाम कर दिया, लेकिन कुछ वीर थे जिन्होंने ऊंचा नाम कर दिया। माँ के आंचल पर आँच न आए इसलिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। लाल रक्त से धरा नहाई, श्वेत नभ पर लालिमा छाई। आज़ादी के नव उद्घोष पे सबने वीरों की गाथा गाई। गांधी, नेहरू, पटेल, सुभाष की ध्वनियाँ चारों ओर हैं छाई। भगत, राजगुरु और सुखदेव की कुर्बानियों से आंखें भर आई। ऐ भारत माँ तुझसे अनोखी और अद्भुत माँ ने हमने पाई। ऐ भारत माँ तुझसे अनोखी और अद्भुत माँ ने हमने पाई। हमारे रगों में तेरे कर्ज की एक एक बूंद समाई। माथे पर है बांधे कफन और तेरी रक्षा की कसम है खाई। सरहद पे खड़े रहकर आज़ादी की रीत निभाई। एक सैनिक ने क्या खूब कहा है, एक सैनिक ने क्या खूब कहा है, किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, मेरी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ। मुझे छाती से तू लगा ले ऐ भारत माँ, मैं अपनी माँ के बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ। बुझा है जिस आंगन का चिराग उस घर की दीवारें भी रोई होंगी। बुझा है जिस आंगन का चिराग उस घर की दीवारें भी रोई होंगी। खोया है जिन माँओं ने लाल अपना, खोया है जिन माँओं ने लाल अपना, ना जाने वे माँ भी कैसे सोई होंगी। कतरा कतरा बहे खून का अब आखिर हिसाब देगा कौन।
कतरा कतरा बहे खून का, अब आखिर हिसाब देगा कौन। क्यों न भड़के मेरे सीने में भी आग, क्यों न भड़के मेरे सीने में भी आग, आखिर कब तक कोई रहेगा मौन। छलने किया जिन दहशतगर्दों ने सीना, अब उन्हें उनकी औकात दिखानी होगी। भूलना नहीं कर्ज ये देश जवानों का, भूलना नहीं कर्ज ये देश जवानों का, बात ये उनके घर में घुसकर सिखानी होगी। थैंक यू। सभी अध्यापकगणों और सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से राम राम। मेरा नाम ऋषिता है और मैं आज आप सभी को संस्कृत के कुछ श्लोक सुनाना चाहती हूँ। पुस्तक स्थातुया विद्या हस्तपरधनम कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम। इसकी व्याख्या है, किताबों में रखी गई विद्या और दूसरे के हाथ में दिया गया धन समय पड़ने पर कभी भी काम नहीं आता। काक दूसरा श्लोक है, का कृष्ण पी के कृष्ण को भेद काक पी के काक्यो, वसंत ऋतुए प्राप्ते काके काके पी के। इसकी व्याख्या है, कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली होती है। इन दोनों में कोई भेद नहीं होता, परंतु वसंत ऋतु के आने पर यह पता चलता है कि कौवा होता है और कोयल कोयल होती है। धन्यवाद। सभी अध्यापकों व भाई बहनों को मेरी तरफ से हाथ जोड़कर राम राम। आप सभी को 79वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरा नाम कीर्ति है। मैं आज आपको महिला सशक्ति के ऊपर कुछ लाइनें सुनाना चाहती हूँ। छू ले हर ऊंचाई तू, किसने तुझको रोका है, बात कल कुछ और थी फिर से आज मौका है, पर खोलकर हो आज़ाद डरना आसमान से, कमर कस ले आज ही लड़ना है अभी जहान से, यह बंदिशें यह बेड़ियाँ तुझे ना रोक पाएंगी, इरादों को शमशीर कर यह खुद ही टूट जाएंगी, सर झुके थे सर झुकेंगे फिर से तेरे सामने, मजाल कब किसी की तुझे झुका दे अपनी शान में, तूने तो इतिहास रचा है अब तक अपने काम से, बनी है बनती रहेंगी गाथाएं तेरे नाम से, तू किसी से कम नहीं आज बस यह जान ले, बहती धारा को मोड़ दे अपनी ताकत पहचान ले, अखंड तेरी शक्ति है प्रचंड तेरी काया है, सशक्त होकर चित पड़ जिसने भी आजमाया है, चीर के फलक को तूने ध्वज ऊंचा लहराया है, सर उठाकर देख ले वह वक्त फिर से आया है, वह वक्त फिर से आया। जय हिंद। मैं शीतल रोहिला आज आप सबसे इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। क्या है 15 अगस्त? वाई इट इज़ सो स्पेशल फॉर एवरी इंडियन? क्या है इंडिपेंडेंस डे? क्या सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बोलना ही है इंडिपेंडेंस डे, या सबके स्टेटस पर मेरा भारत महान देखना ही है इंडिपेंडेंस डे? क्या स्कूल की प्रेयर में जोर से वंदे मातरम बोलना ही है इंडिपेंडेंस डे? तो क्या है इंडिपेंडेंस डे या क्या है 15 अगस्त? क्या कोई फेस्टिवल है या कोई सरकारी हॉलीडे या किसी का जन्मदिन है? जन्मदिन है, लेकिन उस देश का जो अजन्मा था, और जन्म हुआ उस देश का जो गुलामी की काली जंजीरों ने जकड़ा हुआ था, जिस देश का कंकर कंकर सबके लिए शंकर के समान है, जिस देश में दानवीर कर्ण जैसे योद्धा का जन्म हुआ, जहाँ का शिष्य गुरु दक्षिणा में अपने गुरु को अंगूठा काट के दे देता है, उस भारत से भारत बनने का सफ़र है 15 अगस्त। अच्छी बातें तो बहुत सुनी होंगी आपने, लेकिन कड़वी भी सुन लो। हाँ, ये वही भारत है जहाँ सड़कें बह जाती हैं। हाँ, ये वही भारत है जहाँ बांध ढह जाते हैं। हाँ, ये वही भारत है जहाँ करप्शन का बोला बाला है। हाँ, ये वही भारत है जहाँ का नागरिक आज भी बोला बाला है। हाँ, ये वही भारत है जहाँ का नागरिक आज भी कैद है। हाँ, ये वही भारत है जहाँ की परेशानियों के नेता खामख्वाह के वैद हैं। जिस देश को आज़ाद कराने में अनेक महापुरुषों ने अपना बलिदान दिया है, उन्हें शहीद का दर्जा दिया गया है। तो शहीद जैसे वीर भगत सिंह जी के लिए गोला बारूद तो फिर बहरे कांड ठीक हुए, तीनों जवान 23 मार्च को शहीद हुए। संसद थी संकट में, धमाके थे जमकट में, लूट के काकोरी का लिख डाली रमकट में। हक बनता है सम्मान कोई भीख नहीं, हक बनता है सम्मान कोई भीख नहीं, अपमान शहीद का कहीं से भी ठीक नहीं। साल 70 बाद टूटी नेताओं की नींद नहीं, कागज़ों में भगत सिंह क्यों आज भी शहीद नहीं, कागज़ों में भगत सिंह क्यों आज भी शहीद नहीं। मैं अपनी आखिरी बात यही कह के ख़त्म करती हूँ कि भारत का हर व्यक्ति आज तिरंगा फहराता है अपनी पूरी शान से। हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से। न तन से प्यार है न धन से प्यार है, हमें तो बस अपने वतन से प्यार है। आज वो दिन आया है, अब दिल को मगन कर लो, हर शहीद को नमन कर लो। अनेकता में एकता इस देश की शान है, तभी तो मेरा भारत सबसे महान है, तभी तो मेरा भारत सबसे महान है। और हाँ, आज़ादी मिली नहीं, छीनी गई थी। थैंक यू। मैं सभी अध्यापक गण और अपने भाई बहनों को नमस्कार करना चाहती हूँ। मैं इस 79वें स्वतंत्रता दिवस पर आपको शीर्ष उत्तर सुनाना चाहती हूँ। आई ऊन रील रिक ए ओड आई ओच है वरट लण यमड़ अणम जय ब ये गढ़ दश।
सबसे पहले तो आप सभी को 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलो आज हम आप लोगों को 2 शहरों की कहानी सुनाते हैं। एक शहर, गांव नहीं बल्कि शहरों की। एक शहर में एक बार एक लुटेरे आ गए। उन्होंने घर पे कब्जा कर लिया। तो शहर के दूसरे लोगों ने कोई रिएक्ट नहीं किया क्योंकि वो उनकी प्रॉब्लम थी ही नहीं। तो फिर ऐसे करके उन्होंने एक और घर को अपने कब्जे में ले लिया और उसकी सारी प्रॉपर्टी, दुकान वगैरह, पैसे सब उनके अंडर में हो गए। तो वो भी उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कि ये तो इनकी बात है, हम क्या बीच में कर सकते हैं। तो उन्होंने ऐसे करके पूरे शहर को ही काबू में कर लिया। लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जो बच गए थे क्योंकि उनके पास ज़्यादा पैसे थे। तो उन्होंने उससे कहा कि हमको 1-1 लाख रुपए दे दो, हम आपको परेशान नहीं करेंगे। तो वे उनके अंडर में वो सारा शहर आ गया। तो वो शहर था इंडिया। और वे लुटेरे थे अंग्रेज़ों ने 250 सालों तक इंडिया पर राज किया और सारा धन लूट के चले गए थे। और दूसरे शहर में हमेशा कभी तो बाढ़ आ जाती या फिर कुछ लड़ाई हो जाती या फिर वो शहर इतना अमीर नहीं था, वहाँ पे लुटेरे भी नहीं आए। वहाँ पे बम भी डाल दिए लोगों ने और बाढ़ आई और आग लग गई, वो शहर ख़त्म हो गया। उस शहर का नाम है जापान भी तभी उस पर हिरोशिमा नागासाकी पर बम गिरे थे जिस टाइम पे इंडिया आज़ाद होया था। दोनों एक ही कंडीशन में थे। लेकिन जापान ने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की, लेकिन हमारा इंडिया नहीं कर पाया। इसका बस एक ही रीज़न है कि हम अपने आप को यही सोच के टाल देते हैं कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे देश के लिए काम करना। या हम कोई भी काम करते हैं, कोई टीचर है या कोई स्टूडेंट है, वो अपना काम अगर 100% करता है तो वो असली मायने में देश की सेवा है। देश की सेवा ये नहीं है कि वो आर्मी ज्वाइन कर ले, बाहर के दुश्मनों से लड़े। हमारी आर्मी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बाहर के दुश्मनों के लिए, लेकिन वो अंदर के दुश्मनों के लिए स्ट्रॉन्ग नहीं है। अंदर के दुश्मनों से लड़ने के लिए हमको ही ट्रेन होना पड़ेगा, हमको ही अपना काम 100% करना पड़ेगा, जब जाके हम अपने देश को डेवलप्ड कंट्री बोल सकते हैं। हमारा देश अभी भी अंडर डेवलप्ड कंट्री के अंडर में है, यानी कि ये पूरी तरह डेवलप्ड नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कई रोड भी ख़राब है, बिल्डिंग भी जर्जर पड़ी है। वो किस लिए क्योंकि लोग अपना काम अच्छे से नहीं करते। तो ये भी बात है कि काम अच्छे से अगर कोई नहीं करता तो फिर उनको काम मिल भी जाता है, लेकिन कोई लोग ऐसे जिसको काम नहीं मिलता। क्योंकि अब आपने देखा होगा हरियाणा में CET का एग्ज़ाम हुआ था, 13-14 लाख बच्चों ने फार्म भरा था और हज़ारों पोस्ट थी, क्योंकि हमारे देश की पॉपुलेशन भी ज़्यादा है। लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप अपने आसपास में देखोगे तो हमको काम मिलेगा। आपको एक एग्जांपल देते हैं, आपने कभी ना कभी तो ओला और उबर का यूज़ किया होगा ना सबने। ओला और उबर एक ऐप है जिस पे से हम खुद के लिए कैब या फिर बाइक बुक करके कहीं भी किसी भी डेस्टिनेशन पर पहुंच सकते हैं। लेकिन ये भी एक कमाल की बात है, जो ओला और उबर कंपनी का मालिक है उसकी एक भी बाइक नहीं है जो चलती है। उसके अंदर भी स्किल है, दिमाग है, क्योंकि उसने देखा है, क्योंकि लोगों के पास कईयों के पास अपना व्हीकल नहीं है, वो कहीं जा नहीं पाते, बस में उनको परेशानी होती है। तो उसने ये ऐप बना दिया कि आप इसमें से अपने पैसे कटवाओ, टैक्स भरो और अपना व्हीकल करके अपना कहीं पे भी जा सकते हो। तो आप अपने सराउंडिंग में देखोगे तो आपको काम मिलेगा। तो आप थोड़ा बाहर निकलिए और आपको काम भी अच्छा मिलेगा और अपने देश की भी डेवलपमेंट होगी। थैंक यू। आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम विनय। मैं आप सभी को कुछ प्रस्तुत करना चाहता हूँ। ना जियो धर्म के नाम पर, ना मरो धर्म के नाम पर, इंसानियत ही है धर्म वतन का, जियो भारत के नाम पर। धन्यवाद। सुप्रभात। मैं दीक्षांत कक्षा 12वीं का छात्र आज आपको दिमाग के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी काम को करने के लिए दिमाग का योगदान सबसे अधिक होता है। कोई भी काम, कोई भी परेशानी हो, अगर हमें सबकॉन्शियस माइंड तक वह पहुंच जाती है तो उसका हल तुरंत निकल जाता है। किसी भी समस्या का हल तब निकलता है जब हमारी सोच पॉजिटिव होती है। इसीलिए किसी भी काम को करने के लिए
सोच पॉजिटिव रखें। धन्यवाद। रागनी है सर। रे थर थर कांपे थे अंग्रेज, बाजे छोड़ गए कुर्सी मेज, शेर जब ललकार्या रे, भगत सिंह ने असेंबली में गोला मार्या रे भगत सिंह ने असेंबली में गोला मार्या रे। पहले पैर मुझे बतावे कि भगत सिंह ना तो किसी डरा ना उसका मन जिनका कोई खौफ था वीर सूरमा नामी न किसे ते मूल डर था, अर मारण और मरण ने तो वह बिल्कुल तैयार फिर था। बर था रे दूना दूना जोश न था बैठनिया खामोश, रे उसने दुश्मन खूब सुधार्या रे भगत सिंह ने असेंबली में गोला मार्या रे भगत सिंह ने असेंबली में गोला मार्या रे थर थर कांपे थे अंग्रेज, बाजे छोड़ गए कुर्सी मेज, शेर जब ललकार्या रे भगत सिंह ने असेंबली में गोला मार्या रे। दूसरे पैरम के बतावे कि उसने असेंबली में जाकर पहले तो खाली जगह हटोई, उड़ा बम फेंका था उसने। चुगर दे ध्यान लगा के ने एक जगह देख ली खाली, फिर जुनसा सोच के आया था वो काम करने की साली। रे लाली जड़गी सब गोर्या की, हिम्मत देख देख छोर्या की, रे अपना वक्त विचार्या रे भगत सिंह ने असेंबली में गोला मार्या रे भगत सिंह ने असेंबली में गोला मार्या रे थर थर कांपे थे अंग्रेज, बाजे छोड़ के कुर्सी मेज, शेर जब ललकार्या रे भगत सिंह ने असेंबली में गोला मार्या रे। तीसरे में क्या बतावे कि जब आप चुगरदा तक गिर जाओ तो आप भगवान ने याद कराया करा, तो मुँह जब बम पटा तो सारे अंग्रेजा ने अपने भगवान याद आ गए थे। कोई अंग्रेज उसने मारना ना चाहा उस दिन, जान हथेली पे धर के बस चेतावनी देवन आया था। रेठाया धुमा चारों और मरगे शोर माचा, ओ माई गॉड पुकार्या रे भगत सिंह ने असेंबली में गोला मार्या रे। के थर थर कांपे थे अंग्रेज, बाजे छोड़ के कुर्सी मेज, शेर जब ललकार्या रे भगत सिंह ने असेंबली में गोला मार्या रे भगत सिंह ने असेंबली में गोला मार्या रे। धन्यवाद। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। आज मैं आपको एक कविता सुनाना चाहता हूँ। 15 अगस्त का दिन कहता है कि आज़ादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी हैं, राखी की शपथ ने पूरी है, जिनकी लाशों पर पग धर कर आज़ादी भारत में आई, वे अब तक है खाना बदोश गम की काली बदल छाई। कलकत्ते के फुटपाथ पर जो आंधी पानी सहते हैं, उनसे पूछो 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं। हिंदू के नाते उनका दुख सुनते यदि तुम्हें लान आती है, तो सीमा के इस पार चलो, सभ्यता जहाँ कुचली जाती है, इंसान जहाँ बेचा जाता है, ईमान खरीदा जाता है, इस्लाम सिक्कियाँ भारत हैं, डॉलर मन में मुस्कुराता है, भूखों को गोली नंगों को हथियार पिनाए जाते हैं, सूखे कंठों से ज़्यादा नारे लगवाए जाते हैं। लाहौर कराची ढाका पर मातम की है काली छाया, पख्तूनों पर गिलगित पर है गमगीन गुलामी का साया। बस इसलिए तो कहता हूँ कि आज़ादी अभी अधूरी है, कैसे उल्लास मनाऊँ मैं, थोड़े दिन की मजबूरी है। दिन दूर नहीं, खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे, गिलगित से गारो पर्वत तक आज़ादी पर्व मनाएंगे। उस स्वर्ण दिवस के लिए आज से कमर कैसे बलिदान करें, जो पाया उसमें खो न जाएं, जो खोया उसका ध्यान करें। मैं हिमांशु आपके सामने संस्कृत में कुछ देशभक्ति के श्लोक प्रस्तुत करना चाहता हूँ। या भारत मातु सेवा न करोति तस्या यौवनम व्यर्थम, अर्थात जो भारत माता के काम न आए वो जवानी बेकार है। वीरस्य रक्तधारा भूमे अलंकार भवति, वीर का रक्त ही धरती का अलंकार है। राष्ट्रस्य रक्षा सर्वे भय धर्मे भय श्रेष्ठ, अर्थात देश रक्षा ही सबसे धर्मश्रेष्ठ है। धन्यवाद। मेरा मुल्क मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा नाम निर्वित है, मैं आपको शायरी सुनाना चाहूँगा। पानी पीना तो गिलास से पियो, बिस्लेरी में क्या रखा है, प्यार करना तुमने देश से करो, जिंदगी में क्या रखा है। मैं शुभम रोहिला आज
आज़ादी के अवसर पर चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 1906 में मध्य प्रदेश में अलीराजपुर में हुआ था। उनका नाम चंद्रशेखर सीताराम तिवारी था। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म बेहद गरीब परिवार में हुआ था। उन्होंने मात्र 15 साल की उम्र में घर छोड़ दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हुए और महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में भाग लिया। आज़ादी की लड़ाई में चंद्रशेखर आज़ाद का योगदान एक अमूल्य और प्रेरणादायक गाथा है। उन्होंने भारत को ब्रिटिश राज में आज़ाद करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी और उनका जीवन आज भी देशभक्ति और साहस की प्रतीक है। धन्यवाद। सुप्रभात। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 1906 में अलीराजपुर में हुआ था। उनका नाम चंद्रशेखर आज़ाद सीताराम निरकी था। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म बेहद गरीब परिवार में हुआ था और उन्होंने मात्र 15 साल की उम्र में घर छोड़ दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हुए और महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में भाग लिया। आज़ादी की लड़ाई में चंद्रशेखर आज़ाद का योगदान एक अमूल्य और प्रेरणादायक था। उन्होंने भारत को और उनका जीवन आज भी देशभक्ति और साहस का प्रतीक है। धन्यवाद। Good morning to one present here. My name is Sharam from class 12. Now I present a joke. एक बार एक झटका था भाई, टोटा मरने लग गया, बढ़िया फेट गया। मैं सोची बढ़िया से कदे रुपये दे देंगे, कर्जा भी हो गया तो चलिया गया बढ़िया करा। बोला 10,000 रुपये दे दे, बढ़िया लक्कत दे देगा, बोला 3 दे देंगे। बढ़िया के थोड़े दिन पच्चीस लुगाई मर जाए, जाटा वो मरगत पहनू का है भाई, भाभी मर गई, मैं तो गेल मरूँगा। बढ़िया ना रहने दे ना, गेल मरूँगा भाई, मैं तो भाभी मर गई है, दुख हो गया भाई का जीना, मैं जाऊँ हूँ। मैं लड़के में ले देगा मान जा, बोला ठीक से, बोले कि बोला 10,000 पहले डे माफ़ कर दे और 10,000 दे दे। थैंक यू। तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सो दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। ऐ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। आबाद रहे वो गाँव मेरा जहाँ लौट के वापस जा न सका, ओ वतनावे मेरे वतनावे, तेरा मेरा प्यार निराला था। कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। जो हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो, मैं मरता था जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आँख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू।